हेलो गाइस, जियोग्राफी बनारस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्यों आपके लिए वेल्डेड कनेक्शन में सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे कैलकुलेट करेंगे लेंथ ऑफ बेल्ट। इससे पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज मैं सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आया हूँ आपके लिए। आज यहाँ पे हम आज जो सीखेंगे कैसे लेंथ कैलकुलेट करेंगे वेल्डेड जॉइंट की और एंगल सेक्शन की। तो प्लीज़ ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट न्यूमेरिकल की हेल्प से क्लियर होते जाए। वेल्डेड कनेक्शन सेकंड टाइप ऑफ चैप्टर है हमारे यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। डिजाइन द वेल्डेड जॉइंट फॉर अ टेंशन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स ISA 100x75x10 mm welded on either side of gusset plate 12 mm thick through the longer leg. Take the permissible tensile stress in an angle 150 Newton per mm square. Value of tau VF 108 Newton per mm square. गाइज यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा, सबसे पहले ये टाउ वीएफ का कंडीशन क्या है, ये शेयर स्ट्रेस होता है, ठीक है। और एंगल सेक्शन का आपको साइज दे रखा है। ISA का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन 100x75x10 mm। ये यहाँ पे जो प्लेट है उसका साइज, ठीक है। गजट प्लेट है, ये वो गजट प्लेट है जो फिगर में मैं आपको यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ठीक है। बात करता हूँ यहाँ पे आइदर साइड ऑफ एंगल सेक्शन जो है आपका, जो एंगल सेक्शन है, दो एंगल सेक्शन है जो गजट प्लेट के बैक टू बैक कनेक्ट है, ठीक है। ये दो एंगल सेक्शन है, बीच में गजट प्लेट है 12 mm थिक, ठीक है। और एंगल सेक्शन दोनों आपके गजट प्लेट से कनेक्ट है, ठीक है। चलिए बात करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आज तक जैसे मैंने आपको बताया है, सबसे पहले जो भी गिवन डेटा होता है उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि गिवन डेटा अगर आप चीज़ पहले ही लिख लेते हो तो उससे आपका क्या होता है कि आपको एक्चुअल में पता लग जाता है कि आपको फाइंड क्या करना है, क्या चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, किस चीज़ की कमी है वहाँ पे दिख रही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमने प्लेट का साइज लिखा है यहाँ पे 2ISA 100x75x10 mm। देन थिकनेस ऑफ एंगल सेक्शन 10 mm दे रखा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे थिकनेस ऑफ गजट प्लेट का थिकनेस देखिएगा। यहाँ पे गजट प्लेट का थिकनेस कितना दे रखा, 12 mm थिक गजट प्लेट दे रखा, ठीक है। बात करते हैं इसके बाद परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखा 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर में हो गई, ठीक है। तो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद सेकंड उसने दे रखा है यहाँ पे टाउ वीएफ भी दे रखा वहाँ पे। ये है परमिसिबल शेयर स्ट्रेस 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। फिगर देख लीजिएगा, ये L1 और L2 ये आपको कैलकुलेट करना है जो फिगर में है, क्योंकि आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वेल्ड फॉर एंगल सेक्शन एंड कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वेल्ड। जो वेल्ड की लेंथ है उसको कैलकुलेट करूँगा, और किस कंडीशन में कर रहा हूँ, जो एंगल सेक्शन मेरा गिवन है यहाँ पे, ठीक है। उस एंगल सेक्शन के लिए वेल्डेड की लेंथ में क्या करूँगा, कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। फॉर एंगल सेक्शन एंड विल बी टेकन सेम फॉर अदर एंगल। जो मेरे दोनों एंगल सेक्शन हैं उनके रिस्पॉन्स में उनके करना है, आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है वेल्डिंग की, क्योंकि आपको कनेक्ट करना है इनको गजट प्लेट से। तो कितने टोटल लेंथ है आपका, उस टोटल लेंथ को आप L1 और L2 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे उस चीज़ को आप निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए जो ये मैं P दिखा रहा हूँ डायग्राम में, ये आपका कोई फोर्स है, ठीक है, जो लग रहा है यहाँ पे गजट प्लेट की, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में मैंने इससे पहले भी जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराए हैं वहाँ पे भी आप उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है मेरा यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना। ओवरऑल एंगल सेक्शन पे मेरा कितना फोर्स आ रहा है गजट प्लेट के हिसाब से, ठीक है। इस गजट प्लेट पे जो P फोर्स लग रहा है उसको मैं कैलकुलेट करूँगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लूँगा फोर्स ऑफ ईच एंगल सेक्शन, ठीक है। दो एंगल सेक्शन है, उन दोनों पे मेरा क्या है, कितना फोर्स आ रहा है, उस टोटल फोर्स को मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो फोर्स कैसे कैलकुलेट होता है यहाँ पे, परमिसिबल स्ट्रेस इनटू एरिया। अब परमिसिबल स्ट्रेस इनटू एरिया, अब आपको बोलोगे कि परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है, और एरिया कैसे निकालोगे। इस
जो एरिया होगा वो एंगल सेक्शन का एरिया होगा, ठीक है। इसलिए मैं फिगर में ऊपर बता रहा था, जो एरिया होगा वो एंगल सेक्शन का होगा। और एरिया ऑफ एंगल सेक्शन आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि आपको साइज़ दे रखा है ना, ठीक है। एंगल सेक्शन का साइज़ क्या दे रखा था, 100 इंटू 75 इंटू 10 mm। तो अगर मैं तीनों को डायमेंशन, यहाँ पे डायमेंशन को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो मेरा मतलब 16.50, और इसको mm में चेंज करूँ तो मेरा 1650 mm स्क्वायर में मेरा यहाँ पे एरिया कैलकुलेट हो चुका है। फोर्स को कैलकुलेट करता हूँ। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू आपको ऊपर दे रखी है, 150 दे रखी है। देन एरिया को पुट करता हूँ यहाँ पे 1650, तो मेरा कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे, तो फोर्स कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो टोटल फोर्स मेरा कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो जो मेरा ईच एंगल सेक्शन पे जितना भी टोटल फोर्स आ रहा है वो मेरा कैलकुलेट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब फोर्स की यूनिट आपको ध्यान रखने न्यूटन में आता है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो P है, जो मेरा गजर प्लेट पे फोर्स आ रहा था, उसका साइज़ देखना हमें कि उसका मिनिमम साइज़ कितना रख सकते हैं हम। गजर प्लेट का मिनिमम साइज़ क्या हो सकता है, तो गजर प्लेट का साइज़ आपका कितना हो सकता है, 5 mm मिनिमम साइज़ है गजर प्लेट का, ठीक है। तो गजर प्लेट का मिनिमम साइज़ आपका कितना हो जाएगा, 5 mm, ठीक है। ये जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ ये आपका कोड के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो भी है आपका उसके हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि कोड में स्टैंडर्ड डायमेंशन दी रहती है। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हो तो आपका चीज़ें ईजिली सॉल्व हो जाती है, ठीक है। सेकेंड में बात करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड। मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की अगर मैं बात करूँ तो कितना ले सकता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरा 5 mm टू 7.5 mm के बीच में यहाँ पे मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड इस कंडीशन में ले सकता हूँ। अब इस कंडीशन में 5 mm टू 7.5 mm के बीच अगर मैं ले सकता हूँ तो आप चूज़ कर सकते हो। अब आप फ्री हो कि आप कितना ले रहे हो, तो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि मैं 6 mm क्या कर रहा हूँ, साइज ऑफ वेल्ड ले रहा हूँ, ठीक है। मिनिमम साइज ऑफ गजर प्लेट और मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड मैंने दोनों चीज़ कैलकुलेट कर ली, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करता हूँ मैं यहाँ पे इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस की। चलिए जो ये यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि ताकि आपको याद रहे, जो ऐसा ही आपका प्रोवाइड है जो आप क्वेश्चन में यूज़ करोगे। अब साइज ऑफ वेल्ड क्या यूज़ करोगे, 6 mm में प्रोवाइड है, ठीक है। तो अगर आपके पास साइज ऑफ वेल्ड आ जाता है तो सेकंड हमारा क्या स्टेप बनता है कि इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो TT मतलब थ्रॉट थिकनेस, तो कैसे कैलकुलेट करता था फ्लैट वेल्ड के केस में, K इंटू S। के का वैल्यू 0.7 ऑलवेज लेना है आपको, अगर कोई एंगल फ्यूजन फेस एंगल नहीं दिया है, ठीक है। 0.7 इंटू साइज ऑफ वेल्ड मैंने पुट किया, देन मुझे मिला 4.2 mm, ठीक है। इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस आपने कैलकुलेट कर दिया है 4.2 mm, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm कि जो मेरा वेल्डिंग जो मुझे करना है उस वेल्डिंग की क्या स्ट्रेंथ होगी, क्या वो लोड बेयर कर सकता है। लोड बेयरिंग कैपेसिटी आपकी स्ट्रेंथ कहलाती है, ठीक है। जो ये वेल्डिंग करूँगा L1 के केस में साइड वेल्डिंग, जो टॉप वेल्डिंग और बॉटम वेल्डिंग होती है उनमें से साइड वेल्डिंग होती है, ठीक है। तो ये वेल्डिंग की स्ट्रेंथ क्या होगी। अब मैं यहाँ पे टोटल लेंथ की बात के लिए नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेट, मैं केवल पर mm की लेंथ की बात कर रहा हूँ। तो मैं टाउ वी अब यानी परमिजिबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको दे रखी 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू L के जगह में ध्यान रखना आप पर mm के लिए कैलकुलेट करो, तो मैंने 1 इसलिए पुट किया वहाँ पे इंटू थ्रॉट थिकनेस, तो मेरा 453.6 न्यूटन। ये चीज़ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ऊपर आपने फोर्स कैलकुलेट किया, यहाँ पे आपने स्ट्रेंथ निकाल दी है, और कितने के लिए निकाली, पर mm लेंथ के लिए निकाली, अभी पूरे के लिए नहीं निकाला। L1 का जितना मान होगा L2 की जितनी वैल्यू होगी, इन दोनों के लिए हमने अभी पूरे के लिए कैलकुलेट नहीं किया, हमने पर के लिए किया, ठीक है। अब ये P भी हमने कैलकुलेट किया कि टोटल फोर्स कितना है, ठीक है। इसके बाद देखता हूँ मैं कि जो L1 और L2 साइड वेल्डिंग और एंड वेल्डिंग कितना होगा मेरा, तो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड कितनी है मुझे, जितने में मुझे वेल्डिंग करनी है। अब भाई वेल्डिंग के लिए कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है वो तो मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा फिगर में कि सबसे पहले बात करता हूँ मैं यहाँ पे ये फोर्स निकाला था मैंने
फोर्स मैंने निकाला दिया, तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होता, तो फॉर्मूला बनता है मेरा यहाँ पे लोड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर एम एम। ठीक है, अभी मैंने लोड आप लोग को निकाला था, जो हमने लोड मतलब जो फोर्स हमने पहले कैलकुलेट किया था, और स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर एम एम के हिसाब से हमने जो कैलकुलेट किया था, इसीलिए मैंने पर एम एम में वो कैलकुलेट किया था। ठीक है, लोड भी आपने निकाल रखा है, तो लोड आपका कितना आया था, उस लोड को लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 247500 डिवाइडेड बाई 453। ये स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड जस्ट अभी हमने पिछले स्टेप में किया था 453.6। ठीक है, और देन मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करके जो वैल्यूज़ मिली है वो मिली है 545.6, और इसको अप्रॉक्सीमेट मैंने मान लिया 550 mm। ठीक है, इतना लेंथ मुझे मिल गया है, 550 mm लेंथ मुझे रिक्वायर्ड है वेल्डिंग करने के लिए, यानी L1 और एंड वेल और L2, इन तीनों की जो वैल्यू जो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, ये तीनों वेल्डिंग, ये तीनों आपका क्या है 550 के बराबर होना चाहिए टोटल लेंथ। इन तीनों की जो टोटल लेंथ होगी वो 550 के बराबर होगी। ठीक है, अब इस 550 को मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो ये एंड वेल्ड की जो लेंथ है ये कितनी है 100 mm, जो यहाँ पे दे रखा था अभी। ठीक है, एंड वेल्ड की लेंथ कितनी है 100 mm। ध्यान रखिएगा, जो आपका एंड वेयरिंग है इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसवर्स वेल्डिंग या एंड वेल्डिंग। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेल्डिंग की जो लेंथ है वो कितने हैं आपको तो नोट करके लिख लेते हैं यहाँ पे। लेंथ ऑफ एंड फ्लिट वेल्ड कितना है 100 mm। ये 100 mm क्यों है, क्योंकि जो एंगल सेक्शन का जो लेग का साइज है कितना है 100 mm तो है, तो उतना ही तो होगा, क्योंकि एंड वेल्डिंग भी तो आप वर्टिकली करोगे ना। चलिए बात करते हैं, जो 550 mm जो मेरी टोटल लेंथ रिक्वायर्ड आई थी ये। ठीक है, इस तीनों में मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो कितना है, तो L1 आपको पता नहीं था, L2 आपको पता नहीं था, पर एंड वेल्ड आपको पता था ना 100 mm। तो 3 वेल्डिंग मैंने लिखा इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, जितना वेल्डिंग मुझे रिक्वायर्ड होगा, तो 550 के बराबर ये तीनों होना चाहिए। इस 550 को L1 L2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्लस 100 तो हमारा है ही। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो, मैंने L2 को यहाँ पे सेपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, L2 को मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया है, तो L2 अगर सेपरेट होता है यहाँ पे, तो ये L2 मुझे मिला है 450 माइनस L1, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ठीक है, क्योंकि ये 550 को मुझे इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, चलिए सेकंड इसके बाद हमारा आता है कि अगर मुझे L1 या L2 की वैल्यू, L1 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा अब, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग मूवमेंट किसी एक पॉइंट के अबाउट मुझे मूवमेंट को जीरो कर लेना है। ठीक है, मूवमेंट क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब किस एज के अकॉर्डिंग मैं मूवमेंट को जीरो कर रहा हूँ यहाँ पे, तो टेकिंग मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द बॉटम एज। मैंने क्या कंसिडर लिख दिया यहाँ पे, कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे कि बॉटम एज के अबाउट मेरा जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, ये क्या है जीरो है, इसके अबाउट मैं मूवमेंट की कैलकुलेशन करूँगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक फोर्स है, यहाँ पर टॉप में भी एक फोर्स है, क्योंकि यहाँ वेल्डिंग हो रही है तो दोनों जगह फोर्स लगेगा, ये भी पी है, ये भी कोई फोर्स है पी। ठीक है, बॉटम में और टॉप में दोनों में क्या होगा आपका फोर्स लगेगा। अब इन फोर्स के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो दोनों फोर्स मैंने अभी दिखाए थे उन दोनों फोर्स की स्ट्रेंथ भी आपको पता होनी चाहिए, उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट क्या बोलता है, मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे फोर्स की। ये फोर्स क्या है, ये फोर्स आपका एक तरीके से क्या है लोड है। ठीक है, ये लोड आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। चलिए, लोड मतलब उसकी स्ट्रेंथ है ना, हर एक चीज़ रिलेट है उससे। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ आपने कैलकुलेट करी थी, जस्ट अभी आपने कैलकुलेट करी थी जब आपका 453.6 न्यूटन आपका आया था, ये वाला जो कंडीशन है ये इतना आया था आपका। पर ध्यान रखिएगा ये पर mm के लिए है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, यहाँ के लिए स्ट्रेंथ देखनी है। यहाँ पे फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स कितना होगा जितना उसकी लेंथ होगी। ठीक है, तो पर mm कर लिए आपके पास आ रखा, तो आप क्या करोगे L1 से उसको मल्टीप्लाई कराओगे तो टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी ऊपर टॉप वाली वेल्डिंग की। ठीक है, तो टॉप वाली वेल्डिंग टोटल कितनी होगी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, सबसे पहले मुझे स्ट्रेंथ ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसके साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा L1 को,
क्योंकि मेरे पास L1 का कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो मैं L1 की जगह L1 अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मेरी उस वेल्डिंग की स्ट्रेंथ अब आ गई। अब इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, देखो मैं बॉटम वाले के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, 0 कर रखा, तो बॉटम के अबाउट अगर मैं मूवमेंट ले रहा हूँ तो उसके लिए लेंथ कितना हो जाएगा 100, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 100 हो जाएगी, प्लस सेकंड वाला देखना मुझे, सेकंड में मेरा क्या होगा 453.6 मेरा फोर्स है, इनटू जितनी लेंथ है, लेंथ को मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इस पॉइंट के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मूवमेंट को ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो मेरा बीच में ये एंड वेल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, इसकी टोटल लेंथ कितनी है 100, जितना मेरा एंगल सेक्शन का साइज है, ठीक है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ उस पर mm की स्ट्रेंथ से, तो मेरा टोटल स्ट्रेंथ आ जाती है, यही किया मैंने। अब इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इसके हाफ से लूँगा ना मैं, अब क्योंकि परपेंडिकुलर मैंने नीचे आ गया 20 से लूँगा ना, तो 100/2 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इजिकल टू में मैं क्या रखूँगा, अब ये किसके बराबर होगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, जो टोटल जो मैंने फोर्स निकाला था गजट प्लेट में, जो P लग रहा है यहाँ पे इस दोनों एंगल सेक्शन में, जो टोटल ओवरऑल फोर्स लग रहा है उसके लिए लेना है। अब यहाँ पे देखिएगा ये इसके लिए सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये 31.9 लिख रहा हूँ, ये मेरी CXX वैल्यू होती है, ठीक है। ये आपको स्टील टेबल से भी मिल जाएगी, ठीक है। ये 31.9, तो मैं इजिकल टू मैंने क्या लिखा, टोटल फोर्स इनटू उसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है CX, ये आपको कोड से मिल जाएगा 31.9, ठीक है। अब इन तीनों को मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट करूँगा। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले को कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो मेरा कैलकुलेशन करने के बाद मुझे मिला 45,360 L1 प्लस सेकंड वाले को कैलकुलेट किया मैंने पूरे को, तो मेरा मिला 22,68,000 इजिकल टू, इसको मैंने मल्टीप्लाई कराया 31.9 को मल्टीप्लाई कराया उस फोर्स से, तो मेरा कितना मिला 78,95,250, ठीक है। देन मैं यहाँ पे क्या बच रहा मेरा, एक L1 बच रहा मेरा ओनली। L1 को मैं क्या करूँगा, सेपरेट कर लूँगा, यहाँ पे L1 मेरा मल्टीप्लाई में है जिसके साथ, वो मेरा क्या डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है। प्लस वाला इक्वल टू उधर माइनस में चले जाएगा। इस पूरे को मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट करूँगा। आप कैलकुलेशन वर्क पे खुद भी ध्यान दे सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन में हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो जाए, लेकिन प्रोसीजर सेम रहेगा, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया मैंने, तो L1 मेरा सेपरेट हो गया, कितना आ रहा था मेरा 124.06 आ रहा था ना, अप्रॉक्सीमेट 125 ले लिया मैंने यहाँ पे mm में, ठीक है। इस वैल्यूज़ को मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में अगर मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ तो मुझे L2 की वैल्यू मिल जाती है। इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, L2 इक्वल टू 450 माइनस L1, तो 450 माइनस 125। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ L2 को, देन मुझे मिलता है यहाँ पे 325 mm। 325 mm मेरी L2 की वैल्यू आ गई। आपको L1 और L2 दोनों मिल गया, 125 और 350। अब मैंने आपको बोला था अभी कि जो 550 आपका आया था टोटल लेंथ रिक्वायर्ड है आपके लिए वेल्डिंग के लिए। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करो ज़रा, आपको 550 को डिस्ट्रीब्यूट करना था ना, मैंने बोला था ना, तो ऐड करो L1 L2 और प्लस एंड वेल्ड की लेंथ, तो कितना हो रहा है आपका 550 ही होगा। देखो L1 और L2 और एंड वेल्ड अगर आप तीनों को प्लस करते हो तो आपका 550 के बराबर होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। गाइस अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले